बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम किंगडम प्रोटेस्टा को डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किंगडम प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था, तो डेफिनेटली आप यही आंसर देंगे कि सर हमने 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वो कौन से थे? एक को हमने नाम दिया था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का, दूसरे ग्रुप को नाम दिया था प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट का, और थर्ड ग्रुप को नाम दिया था फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे उनके फर्दर जो ग्रुप्स थे वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो किंगडम प्रोटेस्टा में जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्या हैं। तो इन प्रोटिस्ट को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहते हैं? तो डेफिनेटली इनके अंदर प्लांट्स की तरह की करैक्टरिस्टिक्स होंगी। ऐसी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इन प्रोटिस्ट्स में प्लांट्स की तरह हैं? तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे चुके हैं। फिर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हमने फर्दर कुछ ग्रुप्स में या फाइला में डिवाइड किया था। एक को हमने नाम दिया था यूग्लिनाइड्स का, डायनोफ्लैजिलेट्स का, डायटोम्स का, ब्राउन एल्गी का, रोडोफाइटा का एंड क्लोरोफाइटा का नाम दिया था। जो यूग्लिनाइड्स और डायनोफ्लैजिलेट्स थे इनको हम डिटेल से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है इसका जो थर्ड ग्रुप है जिसका नाम है डायटोम्स, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायटोम्स क्या है। डायटोम्स को डायटोम्स क्यों कहते हैं और इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जर्नल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और डायटोम्स की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, आज हम ये देखेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं कि ये जो डायटोम्स हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से मिलकर बनते हैं और इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। जब ये डायटोम्स मर जाते हैं तो ये नीचे पानी के नीचे जो तह है उस पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद बहुत बड़ी एक डिपॉजिट से बना देते हैं। और ये जो डिपॉजिट मटेरियल बनाते हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ये किस पर्पसेस के लिए यूज होता है? ये पॉलिश के लिए, इसका मतलब है डायटोम्स पॉलिश बनाने के लिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के लिए ये यूज होते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में एज अ फिल्टरिंग एजेंट, और मोस्ट और इंटरेस्टिंग पॉइंट एज एन इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि डायटोम्स के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि इसको इंसेक्टिसाइड्स में डाला जाता है, यानी इंसेक्ट्स को मारने वाली अद्वियात में। सर क्यों डाला जाता है वो अभी हम सिग्निफिकेंस में देखने जा रहे हैं। सो आज हम डायटोम्स को स्टार्ट कर रहे हैं कि डायटोम्स क्या हैं। तो जब हम कोई भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, कौन सा जी? यही क्वेश्चन होता है कि सर इस चीज का नाम या इस ग्रुप का नाम यही क्यों है, डायटोम्स क्यों है? तो सबसे पहले हम डायटोम्स के मीनिंग या एटिमोलॉजी देखते हैं। सो डायटोम्स का जो वर्ड है ये लैटिनी यानी लैटिन जो लैंग्वेज है उससे डिराइव्ड हुआ है। डायटोमा से, जिसका मतलब होता है कट इन टू। कट इन टू का क्या मतलब हुआ? अगर हम इनकी शेप को देखें तो इनकी जो शेप है वो इस तरह बनी हुई होती है कि जैसे बॉक्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता होगा कि बॉक्स जो होता है उसकी एक नीचे होता है और एक ऊपर उसका ढक्कन होता है जो उसको ऊपर से बंद करता है। तो इसकी भी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ऐसी होती है जैसे बॉक्स और उसके ऊपर उसका ढक्कन। तो डायटोम्स जो हैं वो 2 शेल से मिलकर बनते हैं। ये एक शेल है और ये दूसरा शेल है। और इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि जैसे है एक ही ऑर्गेनिज्म, ये एक ही ऑर्गेनिज्म, इसको ये नहीं समझना है 2 है, लेकिन इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि जैसे हम इसको 2 डिफरेंट पीसेस जो सेपरेट पीसेस हैं उनको मिलाकर एक चीज बनाई हुई हो। तो इस वजह से इसका जो नाम है वो डायटोम्स है।
इसी को मैंने यहां पे पॉइंट में लिख लिया है, बिकॉज द टिपिकली अपीयर, ये हमें दिखता ऐसे है, टू हैव बीन कट इन हाफ, के हम इसको हाफ से कट सकते हैं। अब इसको फर्दर डिटेल हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में या इसकी शेल में डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद ये जो डाई एटॉम्स हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो क्राइसोफाइटा है। अब डाई एटॉम्स की तो आपको समझ आ गई कि इसका नाम ये क्यों है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसका नाम क्राइसोफाइटा क्यों है। ये जो क्राइसो का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और क्राइसो का मतलब होता है गोल्डन, और जो फाइटा है, और फाइटा का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, फाइटा का मतलब होता है एलजी या एल्गी। तो इन जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो डायटॉम्स होंगे, इनकी जो अपीयरेंस होगी या जो दिखने में ये गोल्डन दिखेंगे या गोल्डन ब्राउन दिखेंगे। तो इस कलर की बेस पर डायटॉम्स का नाम जो है वो क्राइसोफाइटा है और इसको कॉमनली गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। तो अभी तक आपके माइंड में ये क्वेश्चन फिर आया होगा कि सर इसका नाम तो क्राइसोफाइटा समझ आ गई कि इनका कलर गोल्डन होगा, लेकिन ये गोल्डन क्यों होता है। तो थोड़ा सब्र कीजिए, हम पिगमेंट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका कलर गोल्डन क्यों होता है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इसके हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट कहते हैं रहन सहन को, ये रहते कहाँ पे हैं, मनमानियाँ कहाँ पे करते हैं। तो हैबिटेट में ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी बोथ फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में, और मोस्टली फ्री फ्लोटिंग होते हैं, सरफेस पे तैरते रहते हैं। क्लियर है। इसके बाद अब वही बात जो हमारी शेल की यहाँ पे रुक चुकी थी, अब शेल को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये जो डायटॉम्स हैं ये दो शेल से मिलकर बनते हैं, जो मैंने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। एक शेल ये है और दूसरा शेल ये है। ये जो दो शेल्स हैं इनकी अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो ये सिलिका से मिलकर बनते हैं, और सिलिका की वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट होती है, और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट होते हैं जैसे बॉक्स के ऊपर उसका ढकना ऐसे फिट होता है। तो यहाँ पे मैंने यही वाले पॉइंट्स लिख लिए हैं जो मैंने अभी बोले कि ईच डायटॉम्स इज मेड ऑफ टू शेल, इसी बेस पे इसका नाम डायटॉम्स है। टू शेल, और शेल किस चीज से मिलकर बनते हैं, मेड ऑफ सिलिका, जो सिलिका से मिलकर बनते हैं। द शेल्स आर ग्लास लाइक composed of two pieces that fix together like box with its lid। ये दो पीसेस से मिलकर बनते हैं और ऐसे फिट होते हैं जैसे बॉक्स विद इट्स लेड, जैसे डब्बा के ऊपर उसका ढकना ऐसे फिट होता है। तो जैसे हमारे पास आपने टिफिन देखा होगा, लंच बॉक्स देखा होगा इसके ऊपर, तो इसकी अपीयरेंस ऐसे होती है। अब इसके बाद इसकी मूवमेंट की भी बात करते हैं कि जाहिर सी बात है मनमानियां करते होंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते हैं। अब इनके जो शेल्स हैं डायटॉम्स की, इनकी शेल्स के अंदर से स्लिमी या ऑयली मटेरियल निकलता है। अब इस ऑयली मटेरियल या जो स्लिमी मटेरियल है जो शेल से निकलता है, अब इन स्लिमी या ऑयली मटेरियल की वजह से ये इजीली ग्लाइडिंग करते हैं, यानी कि ऑयली और स्लिमी मटेरियल फैसिलिटेट करता है ग्लाइडिंग में। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, दे मूव बाय ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग से मूव करेगा, विच इज फैसिलिटेटेड बाय द सिक्रीशन ऑफ, किसकी सिक्रीशन, स्लिमी एंड ऑयली मटेरियल की। कहाँ से सिक्रीट होगा, मटेरियल फ्रॉम शेल, इन शेल से। और ये जो शेल है ना, ये जो शेल, इसको हम फ्रस्टल भी कहते हैं। ये आपने MCQs के लिए माइंड में रखना है। अब उसके बाद न्यूट्रिशन की बात की जाए तो डेफिनेटली आपको पता है ये ऑटोट्रॉफिक हैं। क्यों ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि ये प्लांट्स लाइक हैं। तो प्लांट्स लाइक में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इस वजह से ये ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स की तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कौन सी पिगमेंट्स हैं, अब पिगमेंट्स की तरफ आते हैं। तो पिगमेंट्स में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स जिसमें क्लोरोफिल ए,
और क्लोरोफिल सी कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स आपको पता है एक्सेसरी पिगमेंट्स है। इसके अलावा हमने एक पॉइंट किया था शुरू में कि ये जो क्राइसोफाइटा को गोल्डन एल्गी या डायटोम्स को गोल्डन एल्गी या क्राइसोफाइटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो गोल्डन कलर की या गोल्डन ब्राउन है। तो वो क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथन। अब इस फ्यूकोजेंथन की वजह से इसका जो कलर होता है वो गोल्डन या गोल्डन ब्राउन होता है। तो आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि इनको हम गोल्डन ब्राउन कलर, गोल्डन एल्गी या क्राइसोफाइटा क्यों कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट जी? बिकॉज ऑफ फ्यूकोजेंथन दे अपीयर गोल्डन और मोस्ट ऑफ टाइम। अब इसके बाद जो डायटोम्स हैं ये वैरायटी ऑफ शेप्स में मिलते हैं। मोस्टली ये 2 शेप्स में मिलते हैं। एक हमारे पास ये राउंड शेप में मिलते हैं डायटोम्स, और कुछ डायटोम्स हमें इनलोगेटेड इस तरह की शेप में मिलते हैं। तो सिमेट्री की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि डायटोम्स की शेप की सिमेट्री की बेस पे इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री और दूसरे को कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री क्या है, फिर उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री की तरफ आते हैं। डेफिनेटली आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, रेडियल का नाम आपने सुना होगा। रेडियल सिमेट्री किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम इसको एक से ज्यादा प्लेन से काटें, अगर इस प्लेन से काटें तो फिर भी ये और ये सेम हो। अगर इसको हम इस प्लेन से काटें तो ये और ये फिर भी सेम हो। अगर हम इसको इस प्लेन से काटें तो फिर भी ये और ये सेम हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो शेप जिसको हम एक से ज़्यादा प्लेन से काटें तो फिर भी उसकी सिमेट्री मेंटेन रहे, यानी कि ये और ये सेम रहें। तो ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायटोम्स है, अगर हम इसको यूं काटें तो ये और ये फिर भी सेम। अगर हम इसको इस प्लेन से काटें ये और ये फिर भी सेम। अगर हम इसको इस प्लेन से काटें ये और ये फिर भी सेम। तो हम देखेंगे इसको रेडियल सिमेट्री में। अब इन रेडियल सिमेट्री को हम राउंड शेप भी कहते हैं और इसको हम सेंट्रिक डायटोम्स भी कहते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है मिलोसिरा, एक डायटोम्स का नाम है। इसके बाद जो दूसरी सिमेट्री है उसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलैटरल सिमेट्री फॉर एग्जांपल ये कोई भी शेप है, कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको सिर्फ एक प्लेन से काटें तो काटने के बाद ये और ये शेप सेम हो। इसके अलावा किसी और प्लेन से काटें तो शेप सेम ना हो। इसका मतलब है कि बाय का मतलब हो गया 2, तो ये 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको हम यूं काटें तो ये और ये सेम नहीं होगा। तो ऐसी सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। ह्यूमन की सिमेट्री भी बायलैटरल सिमेट्री है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर यूं काटा जाए तो ये साइड और ये वाली साइड जो है ये ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन अगर यूं भी काटा जाए तो नीचे टांगे हैं, ऊपर सर और बाजू हैं, तो ये सेम नहीं होगा। तो ह्यूमन की सिमेट्री भी कौन सी सिमेट्री है? बायलैटरल सिमेट्री है। और बायलैटरल सिमेट्री को जो डायटोम्स के केस में इनलोगेटेड पिन्नेट भी कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल जो है वो है नेविक्यूला है। अब इसके बाद लास्ट में जो डायटोम्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इनका हैबिटेट एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, तो पानी के अंदर रहते हैं और हैं भी फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इस वजह से एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होने की वजह से ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिख लिया इंपॉर्टेंस में, एक्वेटिक फूड चेन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
वो है डायटोमेशियस अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ? जब डायटोम्स, ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये पानी की नीचे तह पर बैठ जाते हैं और बहुत बड़ी डिपॉजिट्स बना देते हैं। अब ये जो डिपॉजिट्स लास्ट में बनी है, इस डिपॉजिट मटेरियल को डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। इसी पॉइंट्स को मैंने यहां पे लिख लिया है कि डायटोमेशियस अर्थ क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं। When the cells of diatoms die, sink to the bottom of water bodies। जब ये डायटोम्स मर जाते हैं तो ये सिंक होकर नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम पे, नीचे तह पर बैठ जाते हैं। फ्रॉम लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मटेरियल का डायटोमेशियस अर्थ, और नीचे बैठकर मटेरियल डिपॉजिट्स करते हैं जिसका नाम है डायटोमेशियस अर्थ। और ये डायटोमेशियस अर्थ जो है, इसको निकाला जाता है और इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। सर कौन से पर्पसेस हैं? जिन पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जाता है तो उनमें यह है कि ये पॉलिशेस में, पेंट रिमूवर्स में, डीकलराइजिंग ऑफ ऑयल में, इन फर्टिलाइजर्स में, खादों में, इन इंसेक्टिसाइड्स में, इन डायटोम्स, ये जो डायटोम्स हैं ये यूज होते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इंसेक्टिसाइड्स में ये कैसे यूज होंगे इंसेक्ट्स को मारने के लिए, क्योंकि जो डायटम्स हैं ये ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं, इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ऑयल को एब्जॉर्ब करें। जो ही इनको इंसेक्टिसाइड्स में डाला जाता है तो जब इंसेक्ट्स के अंदर जाते हैं तो इंसेक्ट्स के अंदर से ये ऑयल को उनकी जो बाहर वाली लेयर है उस लेयर से क्या करते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जब ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि ये फिल्टरिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। किधर? ऑयल फिल्ट्रेशन में, क्योंकि ऑयल को एब्जॉर्ब करता है तो ऑयल को, बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑयल, इस वजह से इसको फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। अब इसके बाद अगर इसकी रिप्रोडक्शन का मैं एक पॉइंट लिख लूं तो रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन मोस्टली जो है वो एसेक्सुअल होती है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मोस्टली जो है एसेक्सुअल होती है, सेक्सुअल कॉमन नहीं है। और अगर इन डायटोम्स में फूड की स्टोरेज की बात की जाए, फूड स्टोरेज की बात की जाए तो ये पॉइंट्स पे आप नोट कर सकते हैं। फूड स्टोरेज की बात की जाए तो ये इन द फॉर्म ऑफ ऑयल की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। तो अब इस पे भी काम शुरू है कि कैसे जो डायटोम्स की कॉलोनीज बनी हुई हैं उनसे कैसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाए, ये आजकल लेटेस्ट रिसर्च लगी हुई है। तो अब मैं इसको जर्नल समराइज करता हूँ कि डायटोम्स क्या हैं। डायटोम्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं जिनकी अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे कि ये दो सेपरेट शेल से मिलकर बनते हैं, तो इस वजह से इसका नाम डायटोम्स है। इसको क्राइसोफाइटा भी कहते हैं और गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है फ्यूकोजेंथन, जिसकी वजह से ये गोल्डन होते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मूवमेंट की बात की जाए तो ये स्लाइमी या ऑयली मटेरियल सेक्रीट करता है शेल, जिसकी वजह से ये ग्लाइडिंग करते हैं। और शेप की बात की जाए तो रेडियल सिमेट्री भी होती है, बायलैटरल सिमेट्री भी होती है। और इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये एक्वेटिक लाइफ में फूड चेन के तौर पर काम करता है। डायटोमेशियस अर्थ बनाने में इसकी इंपॉर्टेंट रोल है, और डायटोमेशियस अर्थ डिफरेंट पर्पसेस के लिए, पॉलिशेस के लिए, पेंट रिमूवर्स के लिए, डीकलराइजिंग के लिए और इंसेक्टिसाइड्स के लिए। इसके अलावा फिल्टरिंग एजेंट्स के तौर पर भी यूज होता है ऑयल फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑयल को एब्सॉर्ब करने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्रुप जो है ब्राउन एल्गी, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी पॉइंट की समझ ना आई हो, कोई भी आपकी सजेशंस हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, आप वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।